अरे! यह क्या हो गया मेरी बच्ची को? सुनिए, जल्दी यहाँ आइए। बुरी तरह घबराई सपना ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखें सुनकर कमरे में लेटा सुरेश घबरा कर अपनी बेटी के कमरे की ओर भागा, जहाँ से सपना की आवाज़ें आ रही थी। कमरे का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। नेहा कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी थी और सपना उसे हिला-हिला कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? यह बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, सुबह कई बार बुलाने पर भी जब नेहा बाहर नहीं आई तो मैंने यहाँ आकर देखा, यह फर्श पर पड़ी हुई थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसके मुँह पर पानी भी छिड़का, लेकिन इसे तो होश ही नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हम जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सुरेश और सपना ने मिलकर उसे गाड़ी की सीट पर लिटाया और तुरंत पास के नर्सिंग होम की तरफ भागे। नर्सिंग होम के प्रमुख डॉक्टर अरुण से सुरेश की अच्छी पहचान थी, सो बिना ज़्यादा औपचारिकताओं के डॉक्टर नेहा को जांच के लिए अंदर ले गए। अगले 1 घंटे तक जब कोई बाहर नहीं आया तो सपना के सब्र का बांध टूटने लगा। वह सुरेश से अंदर जाकर पता करने को कह ही रही थी कि डॉक्टर अरुण बाहर निकले और उन्हें अपने कमरे में आने का इशारा किया। क्या हुआ अरुण भैया? नेहा को होश आया या नहीं? उसे हुआ क्या है? उसके पीछे कमरे में घुसते ही सपना एक ही सांस में बोलती चली गई, भाभी जी आप दोनों यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सुरेश और सपना का दिल बैठ गया। ज़रूर कुछ सीरियस बात है, जल्दी बताओ अरुण, आखिर बात क्या है? डॉक्टर अरुण अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पल दोनों को एकटक देखते रहे, फिर बड़े नपे तुले स्वर में धीरे से बोले, मेरी बात सुनकर तुम लोगों को धक्का लगेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि रोने चिल्लाने या घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना होगा। दरअसल बात यह है कि नेहा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? सुरेश और सपना दोनों एक साथ कुर्सी से ऐसे उछलकर खड़े हुए जैसे करंट लगा हो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? आत्महत्या तो वे लोग करते हैं जिन्हें कोई बहुत बड़ा दुख या परेशानी हो। मेरी इकलौती बेटी इतने नाजों में पली, जिसकी हर फरमाइश मुंह खोलने से पहले पूरी हो जाती हो, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती हो, पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहती हो, जिसके ढेरों दोस्त हो, ऐसी लड़की भला क्यों आत्महत्या करने की सोचेगी? सुरेश के चेहरे पर उलझन के भाव थे। सपना तो सदमे के कारण कुर्सी का हत्था पकड़े बस डॉक्टर को एकटक घूरे जा रही थी। फिर अचानक जैसे उसे होश आया, लेकिन अब कैसी है वह? सुसाइड किया कैसे? कोई जख्म तो शरीर पर था नहीं। उसने नींद की गोलियां खाई है, ज़्यादा गोली नहीं खाई, तभी तो हम उसे बचा पाए। खतरे से तो अब वह बाहर है, लेकिन इस समय उसकी जो शारीरिक व मानसिक हालत है, उसमें उसे संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और समझदारी की ज़रूरत है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का सवाल है सुरेश, तो पैसे या ऐशो आराम से ही सब कुछ नहीं होता। उसके ऊपर ज़रूर कोई बहुत बड़ा दबाव या परेशानी होगी, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। 14-15 साल की यह उम्र बहुत नाजुक होती है। बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चे अपनी ज़िंदगी और शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से अनेक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब तक माँ-बाप से हर बात शेयर करते आए बच्चे अचानक ही सब कुछ छिपाना भी सीख जाते हैं। इसलिए अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। नेहा के मामले में भी यही हुआ है। वह किसी वजह से इतनी परेशान थी कि उसे उसका कोई हल नहीं सूझा। अब तुम दोनों को बड़े ही प्रेम और धीरज से पहले उसकी समस्या का पता लगाना है और फिर उसका निदान करना है। और हाँ, मैंने अपने स्टाफ को हिदायत दे दी है कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बेकार में पुलिस केस बन जाएगा। तुम लोग भी इस बात का ख्याल रखना कि यह बात किसी को पता न चले, वरना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह जाओगे। बदनामी होगी वह अलग, बच्ची का समाज में जीना दुर्भर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सुरेश अब तक थोड़ा संभल गया था। और हाँ, डॉक्टर अरुण आगे बोले, वैसे तो तुम दोनों पति पत्नी काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हो, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि अभी 10-15 मिनट में नेहा होश में आने वाली है और जैसे ही उसे पता चलेगा वह जिंदा है, उसे एक धक्का लगेगा और वह काबू से बाहर होने लगेगी। उस समय तुम दोनों घबराना मत और ना ही उससे कुछ पूछना। धीरे धीरे जब उसकी मानसिक अवस्था इस लायक हो जाए, तब बड़े ही प्यार से उसे विश्वास में लेकर यह पता लगाना कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है भैया, हम सब समझ गए।
क्या हम अभी उसके पास चल सकते हैं? चलिए। और तीनों नेहा के कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसा डॉक्टर अरुण ने उन्हें बताया था वैसा ही हुआ। होश आने पर बुरी तरह मचलती और हाथ-पाँव पटकती नेहा को संभालते हुए सपना का कलेजा मुँह को आ रहा था। चौबीसों घंटे साथ रहते हुए भी वह जान ही नहीं पाई कि ऐसा कौन-सा दुःख था जो उसकी जान से प्यारी बेटी को ऐसे उससे दूर ले गया। चाहे जो भी हो, मैं जल्दी से जल्दी सारी बात का पता लगा कर ही रहूँगी, यही विचार उसके मन में बार-बार उठता रहा। लेकिन उसका सोचना गलत साबित हुआ। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद दोनों पति-पत्नी बुरी तरह डरी-सहमी नेहा से कुछ भी उगलवाने में कामयाब नहीं हुए। तब डॉक्टर अरुण ने उसे काउंसलर के पास ले जाने का सुझाव दिया। वहाँ भी 6 सीटिंग तक तो कुछ नहीं हुआ। 7वीं सीटिंग के बाद काउंसलर ने उन्हें जो बताया, उसे सुनकर तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। काउंसलर के अनुसार 3 महीने पहले नेहा की एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। चैटिंग द्वारा धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर प्रेम में तब्दील हो गई। फिर फ़ोन नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और चैटिंग व्हाट्सएप पर होने लगी। प्रेम का खुमार बढ़ने के साथ-साथ फ़ोटोग्राफ का आदान-प्रदान शुरू हुआ। शुरू में तो यह साधारण फुटेज थे, लेकिन धीरे-धीरे नए-नवेले प्रेमी की बार-बार की फरमाइशों पर नेहा ने अपने कुछ न्यूड और सेमी न्यूड फ़ोटोग्राफ भी उसे भेज दिए। अब प्रेमी की नई फरमाइश आई कि नेहा उसे आकर किसी होटल में मिले। उसके साफ मना करने पर लड़के ने उसे धमकी दी कि अगर वह नहीं आई या उसने किसी को बताया तो वह उसके सारे फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर देगा। नेहा ने उसे बहुत मिन्नतें की, अपने प्रेम का वास्ता दिया, लेकिन प्रेम वहाँ था ही कहाँ। लड़के ने उसे 10 दिन का समय दिया और इस भयंकर प्रेशर को नहीं झेल पाने के कारण ही 8वें दिन आधी रात के वक्त अपना अंतिम अलविदा का मैसेज उसे भेजकर नेहा ने सुसाइड करने की कोशिश की। सुरेश यह सब सुनते ही बुरी तरह भड़क गया। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके उसे पकड़वाता हूँ। प्लीज़ मिस्टर सुरेश, ऐसे भड़कने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आप मुझे शांति रखने को कह रहे हैं। काउंसलर की बात बीच में ही काट कर सुरेश गुर्राया। अच्छा ठीक है, जाइए, वह शांत मुस्कुराहट के साथ बोला। लेकिन जाएंगे कहाँ? किसे पकड़वाएंगे? उस लड़के का नाम पता है आपके पास? उसके फेसबुक अकाउंट के अलावा क्या जानकारी है आपको उसके बारे में? आपको क्या लगता है ऐसे लोग अपनी सही डिटेल्स देते हैं अपने अकाउंट पर? कभी नहीं। नाम, उम्र, फोटो आदि सब कुछ फेक होता है। तो कैसे ढूंढेंगे उसे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं। सुरेश हारे हुए जुआरी की तरह कुर्सी पर धम से बैठ गया। तभी सपना को याद आया, फ़ोन नंबर तो है ना नेहा के पास उसका। उसने उससे भी कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग सिम भी गलत नाम से लेते हैं और नेहा का सुसाइड मैसेज मिलने के बाद तो वह उस सिम को कब का नाली में फेंक कर अपना नंबर बदल चुका होगा। ओह! तो अब हम क्या करें? नेहा का नंबर तो उसके पास है ही। जैसे ही उसे पता चलेगा कि वह ठीक है, वह फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा और भी ना जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? आप दिल छोटा मत कीजिए। यह काम मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नंबर आपको देता हूँ, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे दुनिया में छोटे बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया यानी साइबर वर्ल्ड में भी तरह तरह के अपराध और धोखाधड़ी होती है। उनसे निपटने के लिए कंप्यूटर के जानकार सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम करते हैं ताकि इन स्मार्ट अपराधियों को पकड़ा जा सके। ये हमारी सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और पुलिस और कानून भी इनका साथ देते हैं। आप आज ही जाकर मिस्टर रोहित से मिलिए। अंधेरे में जगमगाई इस रोशनी की किरण का हाथ थामे सुरेश और सपना उस एक्सपर्ट रोहित के ऑफिस में पहुंचे। नेहा को भी उन्होंने पूरी बात बता दी थी और उस लड़के के पकड़े जाने की उम्मीद ने उसके अंदर भी साहस का संचार कर दिया था। वह भी उसके साथ ही थी। उन सब की पूरी बात सुनकर रोहित एकदम गंभीर हो गया। बड़ा अफ़सोस होता है यह देखकर कि छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई-लिखाई की उम्र में इस तरह के घिनौने अपराधों में लिप्त हैं। आपकी समस्या तो खैर हमारी टीम चुटकियों में सुलझा देगी। हमें बस इस लड़के का अकाउंट हैक करना होगा और सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर चैटिंग के सारे रिकॉर्ड के आधार पर आप उसे जेल भिजवा सकते हैं। क्या सचमुच यह संभव है? जी हाँ, हमारे पास साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम है जिसके लिए यह सब बहुत ही आसान है। हम लोग हर रोज़ करीब 15
20 ऐसे और बहुत से अलग-अलग तरह के मामले हैंडल करते हैं। अगले 2 दिन बड़ी भागदौड़ में बीते। रोहित और उनकी टीम को उस लड़के विनोद की पूरी जन्म कुंडली निकालने में सिर्फ कुछ घंटे लगे। पुलिस की टीम के साथ उसके घर से उसे दबोचकर उसे जेल भेजकर वापस लौटते समय तीनों बहुत खुश थे। माँ, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अचानक नेहा ने कहा, नेहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारे पापा तो जीते जी मर जाते। एकदम से सपना की रुलाई फूट पड़ी। कसम खाओ आगे से कभी ऐसा कुछ करने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। नहीं, कभी नहीं। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दूंगी और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब